और 11 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का नोटिस दिया गया है। पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार का नाम सामने आया था और ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की एचआईयू इस मामले की जांच कर रही है और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन जारी किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से ये समन भेजा गया है। अब जल्द उन्हें पेश होना होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे सामने आ चुके हैं। पनामा पेपर लीक मामले में अब इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम शामिल हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा है। इस केस में नाम सामने आया था बच्चन परिवार का। पनामा पेपर लीक का ये मामला, ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन जारी किया है और इस मामले में बच्चन परिवार का नाम सामने आने के बाद अब आगे कार्रवाई बढ़ाई गई है और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और ऐश्वर्या राय बच्चन को अब इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संसद में निलंबन को लेकर विपक्षी दल एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक हुई है और इससे पहले विपक्ष ने सरकार की बैठक बुलाई। गतिरोध दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि विपक्षी एक्शन के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का जनता बॉयकॉट कर देगी। पीएम ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। उधर लखीमपुर मामले को लेकर विपक्षी हमलावर हैं। विपक्षी सांसदों ने आज साझा मार्च का ऐलान किया है, यानी संसद के अंदर और बाहर निलंबन और मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई अब भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जनता जवाब देगी, लेकिन इससे पहले 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष अब भी मोर्चा साधे हुए है। सरकार को दो टूक। विपक्ष की उनका कहना है कि सभी 12 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। टाइम शुक्रवार के दिन जब माननीय चेयरमैन साहब के यहाँ भी बात हुआ था, हमने हमारा ये स्पष्ट किया था, जिन सस्पेंडेड एमपीज का ही इश्यू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे। हम भी अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो। आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं? प्रहलाद जोशी का बयान आपने सुना। किस तरह से 12 सांसदों के निलंबन पर जो सरकार की पहल थी उसको विपक्ष ने खारिज कर दिया है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की सरकार को साथ बिठाकर बात करने की जो पहल थी उसमें शामिल होने से विपक्ष ने मना कर दिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से सरकार की ये पहल थी वो सफल नहीं हो पाई, विपक्ष ने मना कर दिया, खारिज कर दिया और साथ ही जो खड़गे आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि विपक्ष में सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, सरकार ये चाहती थी जिन 4 पार्टियों के 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनके नेताओं के साथ मिलकर बातचीत की जाए और उन सांसदों को राजी किया जाए कि वो सदन में ही नहीं लेकिन
राज्यसभा के जो चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू उनके कमरे में जाके माफी मांगे और उसके बाद जो है उनका सस्पेंशन जो है वो रद्द हो जाए। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया जाए और फिर बातचीत की जाए। यानी कि विपक्ष चाहता है कि विपक्ष एकजुट दिखे, लेकिन सरकार लैंड एलोकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु and if that land is allocated, 20 acres of land is allotted, we will be certainly setting up a technology center or a technology extension center in Coimbatore, sir. Question number 302, Dr. Manoj Rajoria. धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं क्वेश्चन नंबर 302 सभा पटल पर रख दिया गया है, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया। इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धन्यवाद माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए राज्यसभा तो स्थगित हो गई, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है जहां पर मथुरा और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सिर्फ 4 या 5 विपक्षी दलों को इन्वाइट किया गया इस मीटिंग के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं विपक्षी दलों को शामिल किया जाना था जिनके सांसद निलंबित हुए, इस तरह की स्ट्रैटेजी थी? देखिए, बिल्कुल सरकार की यही स्ट्रेटेजी थी कि जो जिन दलों के सांसदों को निलंबित किया गया है उन्हीं के नेताओं के साथ बातचीत की जाए और ये सस्पेंशन के लिए जो है वो एक माफीनामा जो है इन सांसदों की तरफ से आए और उसके बाद जो है ये सारे सांसद जो है हाउस के अंदर फिर से आ सकें। लेकिन सरकार की तरफ से एक आर्ग्यू ये भी है कि सभी विपक्षी दल जो है वो बटे हुए हैं। टीएमसी के जो सांसद निलंबित हैं उनके लिए टीएमसी के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, वो ये कहते हैं कि आप बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ जो है हमको ना देखें, हम कांग्रेस से अलग हैं। तो एक तरीके से विपक्ष भी बटा हुआ है और इसीलिए सरकार ने ये कहा था कि इन चारों पार्टीज के जो नेता हैं उनको बुलाया जाए, जिन चारों पार्टीज के सांसद जो है वो निलंबित हैं। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया कि देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बुलाया जाए और उसके बाद जो है सस्पेंशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए।
विपक्ष चाहता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो सदन के अंदर जो है खेद प्रकट करें और उसके बाद जो है इन सभी सांसदों का सस्पेंशन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये सभी सांसद जो है सदन में या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके कमरे में जाकर जो है माफी मांगे, उसके बाद सस्पेंशन जो है वो खत्म किया जाए। अब देखना यह है कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, लेकिन इतना जरूर है सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पूरी विपक्षी पार्टियों को एक साथ सरकार जो है वो बातचीत के लिए बुलाए। बिल्कुल हिमांशु, और जिस पहल की हम बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को सुलझाने की जो सरकार द्वारा आज की गई, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया, क्या लग रहा है कि अब कोई और रणनीति भी अपनाई जा सकती है या फिर जो सभी दलों को शामिल करने की विपक्ष की मांग है उस पर विचार हो सकता है? ये कह सकते हैं कि संसद का ये शीतकालीन सत्र जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि इन 12 सांसदों का सस्पेंशन जो है वो अगर खत्म भी करना पड़े तो करने के लिए सरकार की तरफ से एक कदम बढ़ाया गया है। आज देखते हैं कि विपक्ष के अन्य दलों के साथ क्या सरकार की रणनीति रहती है, किस तरीके से बातचीत की जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर नया प्रपोजल भेजा जाएगा तो उसमें जाहिर तौर पर बात है कि विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन माफी को लेकर क्या सभी सांसद इस बात को तैयार होंगे कि वो सदन के अंदर माफी मांगेंगे या राज्यसभा चेयरमैन के रूम में? लेकिन विपक्ष की एक मांग यही है जो मैंने पहले भी कहा कि सदन में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो खेद प्रकट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी 12 सांसद जो हैं वो माफी मांगे। तो इस पर सरकार और विपक्ष क्या नया रास्ता निकालता है वो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार भी अब चाहती है कि इन 12 सांसदों का जो है निलंबन वो खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पहल तो कर दी गई है। अब देखना यह है कि विपक्ष और सरकार आगे क्या रास्ता निकालते हैं इन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर। साथ ही हिमांशु, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, तमाम विपक्षी दल अलग अलग राय रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे भी तो सही कह रहे हैं कि एक तरीके से सरकार का बांटने की स्ट्रैटेजी है, विपक्ष को अलग थलग कर दिया जाए, इस पर काम किया जा रहा है, न कि मुद्दा सुलझाने पर। देखिए, बिल्कुल सरकार की स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये टीएमसी की तरफ से कहा गया कि देखिए मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन हम उनको विपक्ष का नेता नहीं मानते हैं। हमारे संसदीय दल के नेता जो हैं वो डेरेक ओब्रायन है, वो अपनी तरफ से बात को रखेंगे। हमको पूरे विपक्ष के साथ एकजोड़ कर नहीं देखना चाहिए और यही कारण है कि सरकार ने इसीलिए इन चारों पार्टीज के नेताओं को बुलाया था, जिन चारों पार्टीज के सांसदों को बर्खास्त किया गया था, कि उनसे बात की जाए। पूरे विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष के अंदर कई अलग अलग तरीके की आवाजें जो हैं वो समय समय पर सुनाई देती हैं इन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर, और इसी का फायदा जो है वो सरकार भी उठाना चाहती है कि बटे हुए विपक्ष को और ज्यादा जो है वो डिवाइड दिखाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लोकसभा अब भी जारी है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। हालांकि राज्यसभा में हंगामे के चलते ही उसे स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अभी भी विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच लोकसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी, बैठक बुलाई गई थी, उसमें विपक्ष ने शामिल होने से इनकार कर दिया। मल्लिका अर्जुन खड़गे का यह साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को अलग थलग करने के लिए ही सिर्फ 4 या 5 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया। हालांकि जो निलंबित सांसद हैं वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये माफीनामा दरअसल किस तरीके से सामने आता है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मार्च भी आज निकाला जाएगा और इस मार्च में विपक्षी पार्टियों के सांसद शामिल होंगे। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कमल किशोर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभा पटल पर रखा है, स्थगन प्रस्ताव की नोटिस दिया है और ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार किस तरीके से इस बारे में सोच रही है, क्योंकि वो लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर? देखिए, विपक्ष रोज स्थगन प्रस्ताव देते हैं, ये डेली का काम है विपक्ष का, स्थगन प्रस्ताव देना और डेली खारिज होता है। अब विपक्ष अगर जहाँ तक के इस्तीफे की मांग है तो उसका कोई तर्क रखें, कोई बात रखेंगे कि आप इस्तीफा जबरदस्ती किसी से मांगना शुरू कर देंगे,
किस बात को लिए करेंगे? क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है? देश में जिस स्पीड से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उससे आज हर किसी के मन में यही सवाल है। पिछले 24 घंटों में देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मरीज सामने आए। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माना जा रहा है कि देश में जनवरी और फरवरी के महीने में तीसरी लहर आ सकती है। 2 दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 21, 15 दिसंबर को 65 केस और अब 19 दिसंबर को 151 केस। ये ओमिक्रॉन की बढ़ती स्पीड के साथ साथ तीसरी लहर से टकराने के पूरे संकेत हैं। सिर्फ 17 दिन के अंदर ये वेरिएंट देश के एक राज्य से 12 राज्यों तक पहुंच चुका है और अब मरीजों की संख्या 2 से 151 हो चुकी है। फिर चाहे वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, ऐसा लगता है कि नए वेरिएंट का हमला तय है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं उनमें ज्यादातर मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके बावजूद ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। WHO ने अपनी नई एडवाइजरी में लोगों से यह अपील की है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेकर लापरवाह न हो जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन से जुड़े सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए। There is an urgent need for both dosages to be given to the remainder of the eligible susceptible population. That's step one. Massive vaccination drive, even forced if needed. That's number one. And number two, some kind of a regulation or binding coming from the government on movement of people and COVID appropriate behavior. If people are not doing it on their own, maybe it needs to be enforced by whatever. The time to act is now. एक तरफ पूरी दुनिया को WHO की चेतावनी और दूसरी तरफ भारत में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में तीसरी लहर की आशंका को पक्का कर रही है। इसलिए सरकार ने एडवांस प्लानिंग शुरू कर दी है। यह दिल्ली सरकार और सामाजिक संस्था डॉक्टर्स फॉर यू द्वारा खेल गांव में तैयार किया गया कोविड हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस अस्पताल में 1000 LPG क्षमता के 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें करीब 300 बेड्स पर 24 घंटे ऑक्सीजन दी जा सकती है। और मेरे ठीक पीछे आप ये ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं CWG गांव में। ये गांव वो जगह है जहां पर अस्थायी तौर पर कोरोना का अस्पताल बनाया गया था। और बता दें कि इस तरह के जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैयार किए गए हैं और यहाँ पर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर अचानक से मामले बढ़ जाएं तो मरीजों को यहाँ भर्ती किया जा सके। साथ ही आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी थी दूसरी लहर के दौरान, इसलिए खास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर को भी यहाँ पर मुहैया कराया गया है। और ये जो आप बेड्स देख रहे हैं, हर बेड के साथ आपको यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट से भेजा गया कनेक्शन भी नजर आ जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नजर आ जाएगा। कॉमनवेल्थ विलेज में बनाए गए इस खास कोविड हॉस्पिटल में करीब 100 बेड का इंतजाम है और यहाँ हर बेड को ऑक्सीजन प्लांट से कनेक्ट किया गया है। अगर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ 2 दिन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ 500 बेड्स तैयार किए जा सकते हैं। IIT कानपुर के मुताबिक जनवरी और फरवरी में तीसरी लहर आने की संभावना है और नीति आयोग भी देश में रोजाना 14 लाख केस की आशंका जता चुका है। इसके अलावा देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनकी विदेशों से कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए देश में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। और अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। मिलन शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत प्रचंड ठंड की चपेट में है। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से तापमान कहीं शून्य के करीब तो कहीं शून्य के नीचे गिर गया है। दिल्ली भी शीतलहरी से ठिठुर रही है। अलाव तापते लोग,
चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़। शहर शहर में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मैदानों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली और एनसीआर में ऐसा कोहराम मचाया। शनिवार से दिल्ली में ऐसी शीतलहर चल रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जो बेघर हैं, वो इस तरह दिल्ली के रैन बसेरों में शरण लिए हुए हैं। दिल्ली के ज्यादातर रैन बसेरे रिक्शा चालकों और बाहर से काम करने आए मजदूरों से फुल हो चुके हैं। यहाँ 15 आदमी का बेड है सर, 15 का 15 फुल हो जाता है। क्या क्या फैसिलिटीज जो हमें दी जाती है? फैसिलिटी सर, बेड है, कंबल है, ब्लैंकेट है वगैरह। उसके बाद पानी वगैरह, गर्म पानी का सुविधा है। बाकी बात सुबह का चाय का, टोस्ट का, चाय पापे का है। दिन में खाना है, रात में भी खाना पीना है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से भयंकर शीतलहर चल रही है। हाल ये है कि अधिकतम तापमान भी बुरी तरह लुढ़क चुका है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री। दरअसल जब अधिकतम तापमान कम हो तो सर्दी का अनुभव ज्यादा होता है। अधिकतम कम होने का मतलब है कि वातावरण को गर्म होने का मौका नहीं मिलता। इसलिए अधिकतम तापमान जितना कम होगा, ठिठुरन उतनी ज्यादा होगी। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की करेंगे, जिसका वार अब तेज हो गया है। नए नए हथियार लहराए जा रहे हैं। छापेमारी की लड़ाई खत्म हुई भी नहीं है और बात फोन टैपिंग तक पहुंच गई। अखिलेश यादव के 4 करीबियों पर शनिवार को शुरू हुए आयकर के छापे पड़े रविवार तक चलते रहे। उधर छापेमारी हो रही थी और इधर जुबानी जंग चल रही थी। इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। इनका बोखलाहट, ये चोर की दाढ़ी में तिनका के सिवाय कुछ नहीं। यूपी में छापेमारी की लड़ाई पर सियासी पारा और चढ़ गया। तू मैं शुरू हो गई। डराने धमकाने के आरोप लगने लगे तो जैसी करनी वैसी भरने की दुहाई दी जाने लगी। 4 करीबियों पर 40 घंटे आयकर के छापे पड़े तो अखिलेश ने आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं। बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार में देरी नहीं लगाई। मोर्चा योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाला। उन्होंने अखिलेश के शासन को ही भ्रष्ट बता दिया तो पार्टी अध्यक्ष ने गुंडों और माफियाओं का हवाला देकर प्रहार किया। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और ये 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उसपे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है
और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। ये इलेक्शन कमीशन जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हैं और हारते हैं तो ईवीएम की चर्चा करते हैं, उसके स्वायत्तता पर प्रश्न करते हैं, उसके ऑटोनॉमी पर प्रश्न करते हैं। उसी तरीके से अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपका साथ सच्चे अच्छे आदमियों के साथ है ही नहीं। आपका साथ माफिया के साथ है, आपका साथ गुंडों के साथ है, आधे आपके दोस्त जेल में हैं, आपका उनके साथ संबंध जग जाहिर है, ये बताता है। छापेमारी पर अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर होर्डिंग लग गई, जिसमें सरकारी एजेंसियों को टीम बीजेपी बताया गया है। ये होर्डिंग समाजवादी पार्टी के छात्र विंग ने लगवाई। आयकर विभाग ने शनिवार को अखिलेश के 4 करीबियों पर एक साथ रेड डाली। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के साथ साथ पूर्व ओएसडी जैनेन्द्र यादव, कारोबारी राहुल भसीन और मनोज यादव शामिल हैं। राजीव राय के घर 40 घंटे तक छापेमारी चली। उनके मऊ, बेंगलुरु के साथ साथ 5 ठिकानों पर छापे पड़े। राजीव राय का आरोप है कि आयकर अधिकारी नेता के वेश में आए और आते ही फोन सीज कर लिया। राजीव राय के पास से 17,000 कैश मिले। स्टाफ को मिलाकर कुल 70,600 रुपए बरामद हुए। आईटी के अधिकारियों ने पैसे तो जब्त नहीं किए, लेकिन फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क अपने साथ ले गए। फोन मेरा सीज कर लिया, 1-1.5 घंटा बैठे रहे। उसके बाद कार्रवाई खोजबीन करने के, रूम की तलाशी, गद्दा, बेड, मैट्रेस, पलंग सलंग जो भी करते हैं उन्होंने किया, कुछ मिला नहीं। टोटल मेरे घर से 76,600 रुपये, जिसमें 17,000 मेरे थे, बाकी मेरे स्टाफ के थे, 4-5 आदमी के मिला के इतने पैसे उन लोगों को मिले। उसके बाद उन्होंने मेरे फोन को क्लोन किया, तमाम तरह के सवालात पूछते रहे। सरकार आयकर रेड को रूटीन बता रही है, किसी दखल से इनकार कर रही है, लेकिन सवाल वक्त को लेकर उठ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं, निशाने पर विपक्ष ही होता है। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। आखिर अखिलेश की बातें कौन सुन रहा है? उन्हें क्यों लग रहा है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है? ये आरोप है या सियासी शगुफा? अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। हर चुनाव में ऐसे आरोप लगते हैं। बंगाल में यही दाव बीजेपी चल रही थी। यूपी की लड़ाई में आखिर कितने हथियार हैं? आईटी रेड पर लड़ाई थमी नहीं और फोन टैपिंग पर गर्मा गई। फोन टैपिंग वाला बम अखिलेश यादव ने फोड़ा। चुनावी जंग में केंद्रीय एजेंसियों को झोंकने का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने फोन रिकॉर्ड करने का इल्जाम जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी फोन सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। अखिलेश के आरोपों की जद में सीधे योगी आए तो जवाब भी उनकी तरफ से आया। देखिए, चूंकि उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही लगता होगा। फोन टैपिंग के आरोपों पर सीएम योगी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष का साथ मिला तो अखिलेश के समर्थन में प्रियंका आ गई। जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। सरकार का ये तरीका ही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। फोन टैपिंग के आरोप नए नहीं हैं। गाहे बगाहे विपक्ष जासूसी और फोन टैपिंग का आरोप लगाता रहा है।
चुनावी जंग में ये जिन फिर से बोतल से बाहर आ जाता है। जहां तक कानून की बात है तो केंद्र और राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में फोन टैप करा सकती है। भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने का भी अधिकार दिया गया है। फोन टैपिंग की इजाजत 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एजेंसियों को इसका कारण बताना होगा। केंद्र या राज्य के गृह सचिव से इजाजत लेनी होगी। आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में एजेंसियां ऐसा काम करती हैं, लेकिन सियासी नफे नुकसान के लिए फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो यूपी में तो बवाल मचा ही है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में बेअदबी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को धार्मिक स्थलों, डेरों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट भेजा है, तो सीएम ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि बेअदबी के दो मामले कहीं चुनावी सूबे पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं। दिल्ली के सीएम ने भी इसी एंगल पर जोर दिया। अल्पसंख्यक आयोग ने बेअदबी के अमृतसर और कपूरथला मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। इस बीच स्वर्ण मंदिर में जाकर सीएम चन्नी ने मत्था टेका। मैं तुहानू दसना चाहता कि कल की घटना तो बाद जिहड़े हिरदे बलुंदरे गए है कि मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शना वास्ते आया। रंधावा साहब पहला आके गए है तो हुण मेरे नाल फिर आए है। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है, जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। ते इस तरह दी घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां, गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। कल की घटना तो बाद जिहड़े हिरदे बलुंदरे गए है कि मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शना वास्ते आया। रंधावा साहब पहला आके गए है तो हुण मेरे नाल फिर आए है। सो एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है, जिहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। ते इस तरह दी घटनावां ना होण, उस लई मैं पूरे पंजाबियों को अपील करदा कि जिन्नियां भी धार्मिक संस्थावां हैं, धार्मिक अदारे हैं, धार्मिक थावां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म नाल रिलेटेड है, उन्हां दा पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनावा करके कोई गलत एजेंसियां, गलत ताकतां, गलत रोल खेलन की कोशिश कर रही होण, उन्हां नूं बेनकाब भी किया जाएगा। उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सजा नहीं दी गई। अगर जांच करके सजा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए, उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, एक तरफ सुरक्षा को लेकर केंद्र ने पंजाब को चेताया है, उसके बाद क्या कुछ तैयारियां धार्मिक स्थलों पर देखी जा रही हैं और एसआईटी की जांच कहां तक आगे बढ़ी है? क्या कुछ इस शख्स के बारे में अब तक जानकारी हाथ लग पाई है? आपको पहले सवाल की जानकारी दे दूं कि अभी तक इस जांच में सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यह है कि बायोमेट्रिक्स, जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया इस घटना के बाद, बेअदबी के बाद, कि फिंगरप्रिंट से, बायोमेट्रिक से उसकी पहचान की जा सके। विशेष टीम पंजाब पुलिस की एसआईटी बनाकर इसकी जांच कर रही है। दो घटनाएं हुई, एक तो अमृतसर में और दूसरा वाकया कपूरथला में। लेकिन कपूरथला में पुलिस की ओर से यह सफाई दी गई कि दरअसल वो बेअदबी का मामला नहीं था बल्कि चोरी का मामला था, और उसमें भी हिंसा के मामले में जो है, चूंकि एक शख्स की वहां भी जान गई है, तो पुलिस वहां पर उस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर चुकी है।